Good morning, children, and hello, everybody, and welcome back in your history class. And I hope that you all are feeling very happy, very healthy, fit and fine. मैं आपका हिस्ट्री और तो बच्चों, मैं आपको हिस्ट्री क्लास में मैं आपका स्वागत फिर से करती हूँ। और बच्चों, सबसे पहले मैं आई वांट टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट योर कॉपी। आप जो है हिस्ट्री सिविक्स के लिए जो है 200 का एक रजिस्टर आप बनाएंगे। मेक 200 पेजेस, मेक वन रूल्ड रजिस्टर ऑफ 200 पेजेस। आप 200 का पेजेस का एक रूल रजिस्टर बनाइएगा और हाफ पोर्शन में आप हिस्ट्री का सेक्शन करेंगे और हाफ पोर्शन में आप सिविक्स का सेक्शन करेंगे। सो मेक ओनली वन रजिस्टर फॉर हिस्ट्री एंड सिविक्स बोथ, यानी हिस्ट्री यानी इतिहास और नागरिक शास्त्र के लिए, हिस्ट्री और सिविक्स के लिए सिर्फ एक ही रजिस्टर आप बनाएंगे। हाफ हिस्ट्री रहेगा और हाफ सिविक्स रहेगा। वन रूल रजिस्टर। ओके चिल्ड्रन, आई थिंक यू गॉट इट। और जो भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर, जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी बेटा, वो आप सब जो है अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। वॉट एवर आई एम गिविंग यू, वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग इन द वीडियो, एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू नोट डाउन द पॉइंट्स फ्रॉम द वीडियो, प्लीज़ नोट डाउन दोज पॉइंट्स इन योर फेयर कॉपी ओनली। अंडरस्टूड? ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं बच्चों, जो कि हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। यानी लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ दोज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स व्हाट एवर वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन द लेक्चर। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर यानी इतिहास का जो चैप्टर है वो आपका है 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हमने आपको इससे पहले लेक्चर में हमने आपको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पृष्ठभूमि बनी, यानी एक बहुत ही मजबूत बैकग्राउंड बना यूरोप में राष्ट्रवाद की उदय को जन्म देने में। तो ये फ्रांसीसी क्रांति जो थी वो एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था जिसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई यूरोप के छोटे छोटे देशों और अन्य देशों में जो है राष्ट्रवाद की भावना लहर या भावना उत्पन्न करने में। और फ्रांसीसी क्रांति का जो लक्ष्य था वो था फ्रांस को राष्ट्र राज्य बनाना, और इसी से प्रेरणा लेके यूरोप के अन्य देशों ने भी अपने देश में स्ट्रगल संघर्ष किया और उन्होंने भी वहाँ पर राजशाही का अंत करके राष्ट्र राज्य बनाने की जो है वो एक मुहिम जो है वो शुरू कर दी थी। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। बच्चों, इसी तरीके से हम जो है आगे जो है पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है वो हमने जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, यानी फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्र का विचार, किस तरीके फ्रांसीसी क्रांति जो है वो राष्ट्र के विचार का एक बनने में एक भूमिका उसने निभाई यूरोप में और यूरोप में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बच्चों ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। अब जो है आगे हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, वो एक व्यक्ति के बारे में, एक बहुत बड़े ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे। और इस नेपोलियन बोनापार्टे की क्या भूमिका थी फ्रांस में, और उसने क्या कौन सा सुधारात्मक या कौन से कार्य किए थे और किस तरीके के योगदान उसका की भूमिका थी। और फिर साथ साथ हम आगे के शीर्षक भी डिस्कस करेंगे, आगे का शीर्षकों को भी हम डिस्कशन करेंगे उसका और उस पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमेशा की तरह मैं आपको नोट्स के थ्रू ही जो है वो ये डिस्कशन हम पढ़ेंगे शीर्षक को। और इफ़ यू वांट टू नोट डाउन द पॉइंट्स, प्लीज़ नोट डाउन द पॉइंट्स। अगर आप पॉइंट्स को नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप अच्छे से उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सारे जो पॉइंट्स है, शीर्षक है, उसको एज अ नोट्स मैं आपको दिखाऊंगी ताकि इट विल हेल्प यू इन योर आंसर्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम योर फर्स्ट चैप्टर। हम अब अगले शीर्षक को चलिए हम पढ़ते हैं, जो कि आपका अगला शीर्षक है जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हम टॉपिक को चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है बच्चों, अगला टॉपिक जो है आपका वो है आपका नेपोलियन। अब बच्चों, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि किस तरीके से जो है
फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति, जो राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति थी, वो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। और फिर फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिस पे संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। तो इस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति ने से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उससे क्या हुआ कि जो फ्रांस की जो प्रभुसत्ता थी, वो राजतंत्र से निकल फ्रांसीसी नागरिकों में आ गई। फिर उसके बाद प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने बहुत से ऐसे कदम उठाए बच्चों, जिससे वहाँ पे सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो गई। ये चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। और क्रांतिकारियों ने भी ये भी बाद में ये भी डिक्लेयर किया, ये भी घोषणा कर दिया था कि फ्रांसीसी राष्ट्र का जो एक लक्ष्य था, एक ये भी लक्ष्य था कि यूरोप के बहुत सारे देशों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराया जाए और एक संगठित होकर जो है वो इस संघर्ष को लड़ा जाए। तो इस तरीके से ये क्रांतिकारियों का जो अभियान था, जो गतिविधि थी, वो बढ़ती चली गई। और 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली ऐसे बड़े बड़े इलाकों में जो है ये क्रांतिकारियों की जो ये गतिविधियाँ थी वो काम आई। और फिर उसके बाद जो है फ्रांसीसी सेनाएं जो हैं वो राष्ट्रवाद के विचारों को जो है वो विदेशों में भी ले जाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। अब यहाँ पे इसी बीच जो है इस फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, राष्ट्रवाद का या राष्ट्र राज्य का विचार उत्पन्न हो रहा था। इसी बीच नेपोलियन बोनापार्टे फ्रांस का बादशाह बना। नेपोलियन बोनापार्टे जो है वो एक फ्रांस के विशाल क्षेत्र में आया और उसने फ्रांस के विशाल क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। और फिर उसने अपने तरीके से फ्रांस में बहुत सारे सुधार किए। अब नेपोलियन बोनापार्टे 1804 से लेकर 1815 के बीच फ्रांस का बादशाह था। यहाँ पे जो ये बहुत बड़ा जो वहाँ का रूलर था। और फिर इसने क्या किया, जैसे 1790 के बाद, यानी जैसे कह सकते हैं 1804 से पहले 1789 से लेकर 1803 तक हम कह सकते हैं बच्चों कि इस बीच जो है वो आपका प्रजातंत्र रहा फ्रांस में और डिक्टेटरशिप जैसी चीज़ें ख़त्म हो गई, राजशाही जैसी चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन पुनः जो है फ्रांसीसी जो प्रभुसत्ता थी वो पुनः जो है वो एक ऐसे लीडर, एक ऐसे बादशाह के हाथ में चली गई जिसने फिर से जो है वो प्रजातंत्र को ख़त्म कर दिया और राजतंत्र को वो फिर राजतंत्र की उसने स्थापना की। यानी नेपोलियन 1804 से 1815 के बीच फ्रांस का बादशाह था बच्चों। और फिर नेपोलियन ने फ्रांस में प्रजातंत्र को तहस नहस कर दिया और वहाँ फिर से राजतंत्र की स्थापना कर दी। हालांकि उसने राजतंत्र की स्थापना ज़रूर की बच्चों, लेकिन उसने बहुत सारे सुधारों से अपना जो है शासन शुरू किया था। उसने बहुत सारे सुधारों से जो है अपना शासनकाल उसने प्रारंभ किया, जिन्हें फ्रांस से पहले ही आरंभ किया जा चुका था। लेकिन वो चीज़ें जो थी वो नेपोलियन बोनापार्टे के रहते अधिक जो है वो प्रभावकारी हुई। यानी क्या था कि फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह क्या किया था, वहाँ पे प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया था। अब वहाँ पे जब प्रजातंत्र नष्ट हो गया, राजतंत्र आया तो प्रजातंत्र वैसे भी नष्ट हो गया। लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था। यानी उसने प्रशासन के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी बदलाव किए और इसी क्रांतिकारी बदलाव, इसी व्यवस्था को लेकर उसने उस व्यवस्था को और ज़्यादा बेहतर और कुशल बनाने का प्रयत्न भी किया। इसीलिए इन व्यवस्थाओं, इन सुधारात्मक जो गतिविधियाँ थी, उनकी इन सुधारात्मक गतिविधियों के तहत 1804 का सिविल कोड, जिसे हम नेपोलियन कोड भी कहते हैं, यहाँ पे उसने क्या किया, 1804 में एक सिविल कोड उसने लागू किया फ्रांस में, जिसको हम 1804 की तो बच्चों 1804 में उसने 1804 में पहली बार जो है उसने एक सिविल कोड की जो है कह सकते हैं कि उसने एक सिविल कोड लागू किया, जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है।
और जिसे हम कह सकते हैं, जिसे 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आम तौर पे हम नेपोलियन की संहिता के नाम से जानते हैं, इसको उसने फ्रांस में लागू किया। यानी सिंपल शब्दों में अगर हम कहें बच्चों, तो 1804 में नेपोलियन ने सिविल कोड को लागू किया फ्रांस में, जिसको हम नेपोलियन कोड भी कहते हैं और 1804 की नागरिक संहिता भी कहते हैं। इसने क्या किया, ये जो आपका कोड था, इसने बहुत सारे बदलाव, सामाजिक बदलाव, बहुत सारे संवैधानिक बदलाव फ्रांस में ले आया। इस कोड के आधार पर, इस कोड के अनुसार या इस कोड के ज़रिए, इस कोड के द्वारा नेपोलियन ने बहुत सारे बदलाव फ्रांस में नेपोलियन लेकर आए। जैसे पहला पॉइंट आपका था, जिसमें आपका स्क्रीन पे देखिए, आपके पैराग्राफ में पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट आपका था कि इस कोड ने, इस नागरिक संहिता कोड ने, इस नेपोलियन कोड या इस सिविल कोड 1804 की सिविल कोड ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। यानी से आपको पता होगा पहले कि जैसे आपका लुई 16 के टाइम में ये था कि ये वोट जो है वो जन्म के आधार पे जो जितना मतलब नोबल था या लॉयल था या राजा का रिलेटिव होता था या किसी बहुत बड़े फैमिली में अगर उसका जन्म हो रहा है, परिवार में अगर समृद्ध परिवार में अगर वो जन्म ले रहा है, तो उसको ही वोट देने का मतलब उसको ही नॉट वोट देने का, उसको ही स्पेशल जो है वो राइट्स मिलते थे, यानी विशेष अधिकार उसको ही दिए जाते थे। तो यहाँ पर क्या था, इस नेपोलियन कोड ने, इस सिविल कोड ने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया। अब फिर उसने क्यों समाप्त कर दिया, तो आगे क्या हुआ कि उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के आधार को सुरक्षित बनाया। उसने कानून के समक्ष सबको बराबरी का हक दिया और संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित बनाया। यानी सबको अपनी संपत्ति पर बराबर का अधिकार होगा और कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर होंगे। अब इस संहिता में, यानी इस सिविल कोड को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। यानी जो फ्रांसीसी नियंत्रण के, जो फ्रांसीसी के कंट्रोल में जो क्षेत्र थे, जिन क्षेत्रों पे फ्रांसीसी साम्राज्य का शासन था, वहाँ भी लागू किया गया। जैसे डच गणतंत्र, स्विट्ज़रलैंड, इटली और जर्मनी, इसमें भी नेपोलियन के प्रशासनिक विभाजनों को यहाँ पर सरल बनाया। यहाँ पे हाँ, और इस कानून में सबको समान हैसियत प्रदान की और संपत्ति के अधिकार को पुख्ता बनाया। जैसा कि उस फ्रांस में उसने किया था अपने नियंत्रण वाले, जैसे भी आपको मैंने बताया कि फ्रांस के नियंत्रण वाले हर इलाकों में उसने नए नए सुधार किए। उसने डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी में प्रशासनिक विभागों को बहुत ही सरल कर दिया। उसने सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया और किसानों को उसने क्या किया, दासता और जागीर को अदा करने वालों शुल्कों से मुक्त कर दिया। यानी उसने किसानों को क्या किया, उसने किसानों को भू दासत्व से मुक्त कर दिया और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। यानी जो किसान थे, जो बड़े बड़े सामंतों के ज़मीनों पे जो है वो मजदूरी किया करते थे, वो उनके दास बनकर उनकी मजदूरी पे उनकी ज़मीन पे काम किया करते थे भूमि पर, उस दासत्व से, उस गुलामी से किसानों को इसने आज़ादी दिलाई। और जो जागीरदारों को किसान जो है वो टैक्स या शुल्क दिया करते थे, उस शुल्क से भी किसानों को आज़ादी दिलाई, यानी किसानों को मुक्ति दिलाई। ये तो आपका था। अब अगला पॉइंट था बच्चों कि शहरों में जो है वो उसने जो है बहुत सारी चीज़ें भी ईजाद की, बहुत सारी सुधार शहरों में भी वो ले आए। जैसे कि किसानों, कारीगरों, मज़दूरों और नए उद्योगपतियों ने नई जो है वो मिल लगाई और यातायात और संचार व्यवस्थाओं को भी उसने सुधारा। इसी तरीके से यहाँ पर उद्योगपति, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, जो इंडस्ट्रीज थे, और स्पेशल यानी ख़ास तौर पे जो सामान बनाने वाले जो छोटे प्रोड्यूसर थे, जो छोटे उत्पादक थे, अब वो ये समझने लगे थे कि अब एक समान कानून और एक समान का मेजरमेंट होगा, फिक्स्ड प्राइस होगा, फिक्स्ड कॉस्ट होगा। तो इस तरीके से जो है, तो बच्चों जो छोटे छोटे जो उत्पादक थे उनको ये लगा कि अगर
एक समान अगर कानून होगा, व्यापार में अगर एक समान कानून होगा, एक समान किसी जैसे सामानों पे अगर फिक्स्ड रेट होगा, फिक्स्ड प्राइस होगा, या एक ही राष्ट्रीय मुद्रा चलेगी, तो उनको क्या होगा कि वो एक इलाके से दूसरे इलाके में उनको जो सामान का आवागमन होगा उसमें उनको आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो नेपोलियन कोड ने नेपोलियन कोड यानी 1804 का सिविल कोड जिसे हम कहते हैं, या फ्रांस की या 1804 की नागरिक संहिता के नाम से हम जानते हैं, उसने जो है वो बहुत सारे सुधार जो है वो समाज में, या बहुत सारे उसने सुधारात्मक कार्य अपनाए और बहुत सारे सुधारात्मक कार्य उसने किए। हालांकि उसने प्रजातंत्र को तहस नहस कर दिया और वो राजतंत्र की पुनः उसने स्थापना की, लेकिन उसने इस तरह के सुधारात्मक कार्य करके ये साबित कर दिया कि उसका राजतंत्र जो था वो लुईस 16 के राजतंत्र से बहुत ही अलग था। बच्चों, आगे पढ़ने से पहले आपके स्क्रीन पे इस पैराग्राफ में एक वर्ड आया है, सामंती व्यवस्था। अब ये सामंती व्यवस्था को उसने समाप्त कर दिया था, जिसको हम फेडरल सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में। इसको नेपोलियन कोड ने समाप्त कर दिया था। तो ये सामंती व्यवस्था है क्या, इस सामंती व्यवस्था को कहते क्या है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो बच्चों, नेपोलियन ने यानी नेपोलियन 1804 की नेपोलियन कोड ने 1804 का सिविल कोड ने सामंती, एक पॉइंट और था कि उसने एक और सुधारात्मक कार्य किया था, वो था आपका, उसने सामंती व्यवस्था को ख़त्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ये सामंती व्यवस्था है क्या, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सामंतवाद का अर्थ था राजा द्वारा जो ज़मीन धनी सरदार को दी जाती थी उसे हम फ्यूड अथवा जागीर कहा जाता है। जो धनी सरदार को सामंत या जागीरदार कहते थे, यानी राजा जो है वो धनी सरदार को ज़मीन देता था, तो उसको हम उस ज़मीन को हम फ्यूड या अथवा उस ज़मीन को हम जागीर कहते थे। फ्यूड इंग्लिश वर्ड है और फ्यूड का मतलब है हिंदी में जागीर कहते थे। अब जो ये धनी सरदार होते थे जिनको राजा ज़मीन देता था या जागीर देता था, उस धनी सरदार को हम सामंत या जागीरदार कहते थे। इनके अधीन, इन जागीरदार, इन सामंतों के अधीन जो छोटे ज़मींदार तथा उसके नीचे किसान एवं अंत में भूमिहीन अर्थदास होते थे। यानी जो बड़े बड़े जो जागीरदार होते थे, जो धनी सरदार को हम सामंत जागीरदार कहते थे, और इन धनी सरदार या सामंत के नीचे छोटे ज़मींदार होते थे। अब छोटे ज़मींदार से नीचे किसान होते थे, और सबसे अंत में जो होते थे वो लैंडलेस स्लेव्स होते थे, जिनके पास उनकी कोई भूमि नहीं होती थी, और वो जागीरदारों या ज़मींदारों की भूमि पे जो है वो दास बन के काम करते थे। तो इस प्रकार राजा से लेकर उस अर्थदास माने जो है आपका दास, जो किसान, जो मजदूर ज़मीन पर काम करता था, उस तक संबंधों की एक चेन बन चुकी थी, एक कड़ी बनी, जिसका आधार क्या था, भूमि था। यानी भूमि पर ही सब कुछ, भूमि को ही था, क्योंकि भूमि ही राजा ने भूमि को ही जागीर बनाकर जागीरदार को दिया, धनी सरदार को दिया, जो सामंतवाद कहलाया, जो सामंत कहलाया, जो जागीरदार कहलाया। तो इस कड़ी का सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली व्यक्ति कौन होता था, सामंत होता था। तो ये तो हो गया सामंत का। अब सामंती व्यवस्था क्या है, यानी इन सामंतों की बनाई हुई जो व्यवस्था थी बच्चों, उसको हम सामंती व्यवस्था कहते हैं। चलिए हम इसको एक बार फिर से डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, अभी आपने जाना कि सामंत या किसे कहते हैं। अब ये सामंत व्यवस्था का अर्थ क्या है, तो सामंतवाद को अंग्रेज़ी में फ्यूडल सिस्टम कहते हैं। अब फ्यूडल सिस्टम फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ है भूमि का ऐसा कुछ भाग जो सेवा करने की कुछ शर्तों पर उसका स्वामी किसी सामंत को खेती के लिए देता था, और इस समाज में खेती ही शक्ति का एकमात्र स्रोत थी। कुल मिलाकर ये भूस्वामित्व एवं व्यक्तित्व संबंधों पर आधारित एक सोशल सिस्टम या सामाजिक पद्धति होती थी, जिसमें परस्पर अधिकारों तथा कर्तव्यों का निर्धारण होता था। या हम कह सकते हैं कि सामंती व्यवस्था, हम सिंपल वर्ड में ये भी कह सकते हैं बच्चों कि सामंती व्यवस्था वो होती थी जहाँ पर जागीरदार या धनी सरदार जो होते थे या ज़मींदार होते थे, वो मज़दूरों या किसानों से जो है अपनी ज़मीन पर जो है काम करवाते थे, और उनको उनके हिसाब से वेतन देते थे या नहीं भी देते थे, और कभी कभी किसानों और मज़दूरों को जो है वो शुल्क भी देना पड़ता था। तो इस तरह ये इस भू दासत्व की जो इस
ये जो व्यवस्था थी, ये जो सिस्टम था, इसको 1804 की 1804 का सिविल कोड यानी 1804 का नेपोलियन कोड ने क्या किया था, इसको समाप्त कर दिया था और सबको बराबर का उसने अधिकार दिया। तो ये था आपका सामंत व्यवस्था, सामंती व्यवस्था। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं कि नेपोलियन कोड 1804 का जो सिविल कोड था, जब नेपोलियन ने इन सिविल कोड के द्वारा जो है नेपोलियन ने कई सुधारात्मक कार्य किए, तो उस सुधारात्मक कार्य के प्रति जनता की क्या प्रतिक्रिया थी, यानी क्या उस जनता ने, पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स था। तो बच्चों बहुत सारे ऐसे जो फ्रांसीसी राज के द्वारा जो जीते हुए बहुत से ऐसे क्षेत्र थे, इलाके थे जहाँ पे स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति जो है वो मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। शुरुआत में अनेक स्थानों में जैसे हॉलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है और बहुत सारे ऐसे शहर थे जैसे ब्रुसेल्स था, मेज, मिलान, वार्सा, यहाँ पे फ्रांसीसी सेनाओं का जो स्वतंत्रता का जो तोहफा देने वाली जो ये कोड था, जो ये संहिता थी, उसका उन्होंने स्वागत किया। और एक नई आज़ादी का किसानों, कारीगरों, कामगारों ने यहाँ पर उन्होंने भी जमकर स्वागत किया। उन्हें समझ आ गया था क्या कि एक समान कानून और एक फिक्स्ड मेजरमेंट की सिस्टम है और एक कॉमन जो है मुद्रा है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उनको जो है सामान या मुद्रा को आदान प्रदान करने में उनको बहुत ही आसानी होगी, इस तरह के सुधारात्मक कार्य को। और यहाँ पर लोगों ने क्या किया, जैसा कि अभी बताया कि मिलीजुली प्रतिक्रिया थी और शुरू में जो है वो जैसे ब्रेसल्स, मेज, मिलान, वार्सा, यहाँ पे जो फ्रांसीसी सेनाओं का जो ये स्वतंत्रता का जो तोहफा देने वाली जो ये सिविल कोड था, उसका उन्होंने स्वागत किया। अब यहाँ था कि यहाँ पे क्या था कि अब जैसे कि है लेकिन लोगों अब स्वागत तो ज़रूर किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सुधारात्मक कार्य, बहुत सारी चीज़ें उसने समाप्त भी कर दी नहीं, जैसे जहाँ सामंती व्यवस्था समाप्त कर दी, उसने फिक्स्ड प्राइस गुड्स का जो है फिक्स्ड प्राइस बना दिया, फिक्स कॉस्ट बना दिया और एक फिक्स मेजरमेंट पद्धति को अपनाया, जिससे एक कॉमन मुद्रा को उसने इंट्रोड्यूस किया, उसका जो है वो उसने लागू किया। लेकिन जल्दी ही लोगों को ये समझ में आ गया कि इस नई शासन व्यवस्था में जो राजनीतिक स्वतंत्रता की उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो था तो राजतंत्र ही, प्रजातंत्र तो नहीं। गॉट इट बेटा? क्योंकि वो तो राजतंत्र था, प्रजातंत्र तो था नहीं। इसलिए उन्होंने लोगों को जल्दी ही ये बात समझ में आने लगी। और फिर नेपोलियन द्वारा लगाए गए इन प्रशासनिक बदलावों की तुलना में टैक्स में भारी बढ़ोतरी और फ्रांस की सेना में ज़बरदस्ती भर्ती अधिक भारी लगने लगे। अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि नेपोलियन ने क्या किया, बहुत सारे सुधारात्मक कार्य उसने किए, बहुत सारे प्रशासनिक बदलाव उसने किए, लेकिन था तो वो राजतंत्र ही। उसने टैक्स में बढ़ोतरी कर दी और उसने जबरन है फ्रांस के लोगों को सेना में जबरन भर्ती करने लगा। तो इस तरह से शुरुआती जोश में जो इस सिविल कोड का स्वागत जो किया गया था, वो जल्द ही किस में बदल गया, विरोध में बदल गया। यानी लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। शुरू में स्वागत हुआ, शुरू में लोगों ने अप्रिशिएट किया, उसको अपनाया, उसका स्वागत किया, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। लेकिन बाद में जब ये प्रशासनिक तौर पे जब उसमें बदलाव कि जब टैक्सेस बढ़ने लगे, जब जबरन फ्रांसीसी सेना में लोग भर्ती होने लगे, और तब धीरे धीरे लोगों को जो है वो कुछ चीज़ें जो है नेगेटिव चीज़ें जो है इस सिविल कोड की समझ में आने लगी। और जो शुरुआती दौर का जो जोश था वो आखिर में क्या हो गया, विरोध में बदलने लगा। यानी जो शुरू में जो स्वागत करने की जो आपका जो स्वागत करने की जो भावना थी, वो लास्ट में आके विरोध की भावना में बदल गई। तो ये आपका है नेपोलियन कोड और उसके प्रति जनता की क्या प्रतिक्रिया थी, ये हमने अभी डिस्कस किया। बच्चों अलग शीर्षक आपका छोटा सा है, यानी हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यानी हम कह सकते हैं कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद के निर्माण के लिए जो क्रांति शुरू हुई, उससे पहले की क्या स्थिति थी, यूरोप में क्या स्थिति थी। यानी राष्ट्रवाद के निर्माण करने के लिए क्रांति यूरोप में धीरे धीरे शुरू हुई बच्चों। तो इन क्रांति के शुरू होने से पहले वहाँ स्थिति क्या थी, यूरोप की स्थिति क्या थी।
तो अगर हम 18वीं सदी में यूरोप के नक्शे को अगर देखें तो बच्चों, तो हमको ऐसा लगेगा कि वहाँ पे कोई ऐसा राष्ट्र राज्य नहीं मिलेगा जैसा कि आज है। अगर हम 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को अगर हम उठाकर देखें बच्चों, मध्यकालीन के यूरोप के नक्शे को देखें, तो हमको वहाँ पे कोई राष्ट्र राज्य जैसा कोई राज्य नहीं मिलेगा जैसा कि आज अगर हम देखें यूरोप में तो हमें मिलेंगी, जिन्हें आज हम क्या जानते हैं राष्ट्र राज्य, जैसे जर्मनी है, इटली है, स्विट्ज़रलैंड है। ये आज राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हैं दुनिया के नक्शे में। लेकिन तब 18वीं सदी के मध्य में यूरोप में तब यही जो देश थे वो राजशाही, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, यानी बहुत सारे सूबों और प्रांतों और साम्राज्यों में बटे हुए थे। यानी जो जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड जैसे आज जो राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हैं बच्चों, ये 18वीं सदी के मध्यकालीन में बच्चों यही देश कई सूबों में बटे हुए थे, कई प्रांतों में बटे हुए थे, कई साम्राज्यों में बटे हुए थे। और हर शासक का अपना स्वतंत्र इलाका हुआ करता था। पूर्वी और मध्य यूरोप में जो है वो शक्तिशाली राज्यों के अधीन बहुत प्रकार के लोग रहते थे। अब उन लोगों की कोई साझा पहचान नहीं होती थी और लोग जो है वो अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग संस्कृति को मानते थे, अलग अलग जो है उनकी कोई सामूहिक पहचान नहीं थी या कोई समान संस्कृति को नहीं मानते थे। वो विभिन्न जाति समूहों में रहने वाले सदस्य थे। उदाहरण के तौर पे अगर हम मान लें ऑस्ट्रिया हंगरी, इस पे शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य था, वो अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे यूरोप में बच्चों 18वीं सदी में जो छोटे छोटे प्रांतों और इलाकों में बटे हुए थे। और कहीं अगर आप देखेंगे तो कहीं जर्मन भाषा बोला जा रहा है, तो कहीं आपका डच बोला जा रहा था, तो कहीं लंबार्डी और कहीं वेनेशिया जैसे इटालवी भाषा बोले जा रहे थे। तो यहाँ पे ना विभिन्न बोलियों के बोलने वाले लोग थे और कोई साझा या समान संस्कृति नहीं थी, कोई साझी भाषा नहीं थी, कोई साझी पहचान नहीं थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा था कि यहाँ पे था कि कोई राजनीतिक एकता को बढ़ावा देने वाला भी कोई तत्व नहीं था। लेकिन इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला एक तत्व था, वो था केवल सम्राट के प्रति उनकी निष्ठा। लोग अलग अलग समूहों में रहते थे, अलग अलग समुदायों में रहते थे, अलग अलग कम्युनिटीज़ में रहते थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग उनकी कोई साझा पहचान नहीं थी, वो एक सूत्र में बंधे हुए नहीं थे। ये अलग अलग प्रोविंसों, अलग अलग सूबों में बटे हुए थे और उनका हर राजा का अपना अलग अलग क्षेत्र था। लेकिन इन सभी अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले, अलग अलग संस्कृतियों को मानने वाले, अलग अलग बोलियों को बोलने वाले जो लोग थे, इन समूहों को आपस में एक ही तत्व बांधता था, वो था सम्राट के प्रति उनकी निष्ठा। तो ये थी बच्चों आपका क्रांति से पहले की स्थिति, जो यूरोप की स्थिति क्या थी क्रांति से पहले, यानी क्रांति शुरू होने से पहले यूरोप की क्या स्थिति थी। तो बच्चों आज हम यही बंद करते हैं और अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वॉच द वीडियो, वीडियो को सुनिएगा, ज़रूर सुनिएगा। एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ and your family. Stay home, stay safe, and God bless you. Goodbye.